हमारे साथ इस समय मौजूद है हिमाचल के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत सबसे पहले इनका कीजिएगा, क्योंकि बहुत अहम विभाग हिमाचल में आपके पास है, वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत राजनीतिक बड़ा अनुभव हमने क्लिप के जरिए भी हमारे दर्शकों को दिखाया। लेकिन आज सर बात विकास के उड़ान की हो रही है, बात हर वर्ग के उड़ान की हो रही है। क्या हमने विकास के मामले में आसमान छू लिया है हिमाचल प्रदेश में या देश में? सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या मानते हैं इसको लेकर, जबकि कोरोना काल का समय भी हमारे सामने बहुत बड़ा संकट काल का समय था सर? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि उड़ान 2022 का आपने आयोजन किया है और इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के अंदर जो विकास के लिए जो उड़ान भरी है, वो बातें जो है वो जनता के बीच में आएंगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ हिमाचल का विषय है, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं रही, हमने गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित समाज के लिए हम समर्पित रहे और पहले दिन से ही हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए कैबिनेट की पहली बैठक में, वो वास्तव में गांव के जो हमारे लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निर्णय लिया। और दूसरा जो सबसे बड़ी हमारे गांव की ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या थी, वह सारा गौवंश जो था वो सड़कों पर था। पिछले कई वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और डायरेक्शन सरकार को देनी पड़ी। लेकिन पूर्व में जो सरकार थी वो एक पेशी के बाद दूसरी पेशी में जाती रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। हमने उसके लिए निर्णय लिया कि हम उसका संरक्षण भी करेंगे और उसका संवर्धन भी करेंगे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो गौवंश जो सड़कों पर था 36,000 था, जो पशु गणना के अनुसार 2017 से। आज हमने गौ सेवा आयोग का गठन किया। गठन के बाद जो है वो धन की व्यवस्था की और धन की व्यवस्था करने के बाद जो गौवंश जो एनजीओस चलाती थी, उनके लिए साधन मुहैया करवाए कि अगर शेड की आवश्यकता है तो शेड उपलब्ध कराए, ज़मीन की आवश्यकता है तो ज़मीन उपलब्ध कराई और 500 रुपये प्रति गाय जो है वो देना शुरू किया एक गौग्रास के रूप में। और आज उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 रुपये किया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि 36,000 में से आज 20,000 जो है वो अपने गौ सेंचुरीज में या गौशाला में पहुंचाई है। अभी 15 जून के बाद हम और 5 नई बड़ी गौ सेंचुरीज, बड़ी गौशालाएं जो है जिनका काम पूरा हो गया है, करीब 5,000 के करीब और जो है वो गौशालों में पहुंचेंगे। यानी मेरा ये कहना है कि हम योजनाएं बनाई नहीं है जी, हमने हमने धरातल पर ही नहीं उतारी है, हम उनको सैचुरेशन तक जो है वो लेकर के जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि योजनाएं बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उनको धरातल पर उतार के सैचुरेशन तक ले जाना, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है इन 4.5 वर्षों के। यद्यपि आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन रहा, हमारी आर्थिक परिस्थितियां भी खराब हुई, उसके बावजूद भी हमने अपने उद्देश्य को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया। जी वीरेंद्र जी, हमारे साथ बहुत से कारोबारी इस समय मौजूद है, बिजनेसमैन हैं और जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी संभावनाएं हैं, और भी ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस आए, इंडस्ट्री आए, और हर कोई उम्मीद भी करता है क्योंकि आप ग्रामीण विकास मंत्री है, पंचायती राज विभाग आपके पास है, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, सब कुछ मतलब किसान से इर्द गिर्द आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसान का भला करें। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ें, इसके लिए आपकी सरकार ने क्या ऐसे काम किए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा आसान हो जाए कारोबार के लिए, कारोबार हिमाचल प्रदेश में करना? क्योंकि बात यह भी आती है सर कि बॉर्डर एरिया में ही ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में वो गांव में रहती है, ये भी आप बखूबी जानते हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी है। रोजगार के अवसर पैदा हो तो कारोबारियों को कैसे आप कहेंगे कि आप आइए, हमारे गांव में आइए, वहां पर हम आपको बहुत सी यहाँ पर सुविधाएं देंगे ताकि आप कारोबार कर सकें, वहां पर रोजगार भी पैदा होंगे? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने ठीक कहा, ग्रामीण परिवेश है। गांव के अंदर 90% लोग रहते हैं
और 70% सीधे तौर पर जो है वो कृषि और उसके अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और ये बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं। लेकिन जहाँ तक आप उद्योग की बात कर रहे हैं, उद्योग के लिए हमारी सरकार ने, जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तो पहली बार एक बहुत बड़ा पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज हमको दिया था और उससे काफ़ी लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला। करीब 3 लाख से ज़्यादा नौजवान जो थे वो उसमें इंडस्ट्री में जाकर के जो है उसको रोज़गार मिला। अभी वातावरण बहुत अच्छा है। हम लोगों को कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे यहाँ पर हम विद्युत में सरप्लस स्टेट हैं, यहाँ पर कोई कट वगैरह की बात नहीं है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है और जिसको हम कहते हैं कि कानून को मानने वाला है। अगर हम देखेंगे कि हमारे जो लोग, चाहे वो चंडीगढ़ में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो मुंबई में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो अपनी पहाड़ी लोग हैं, ये अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जो जाने जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग आए, हमारे यहाँ पर निवेश करें। हमने इन्वेस्टर मीट भी यहाँ पर की थी, जिसमें 93,000 करोड़ के हमने MOUs जो थे वो साइन किए थे और उसकी फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग जहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने की, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो हमने काफ़ी MOU जो थे उसको धरातल पर उतारा है। और सबसे बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश है तो वो हिमाचल प्रदेश है। और उसमें हमें कहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टूरिज्म में आप इन्वेस्ट करिए, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आकर के फिशरी में इन्वेस्ट करिए, आप हिमाचल प्रदेश में आकर के जो है वो पशुपालन में बहुत ज़्यादा स्कोप हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रह रहे हैं तो हम किसान हैं, तो आप वहाँ पर उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो इस मंच से आप इनवाइट करेंगे कारोबारियों को कि आए मैं ग्रामीण बिल्कुल क्षेत्रों में? बिल्कुल तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, मैं बिजली, आपसे पानी की निवेदन समस्या करूंगा कि वो हिमाचल आइए। जी। आप अपार संभावनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर है निवेशकों को, और वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करें। आपने MOU की बात की है, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है। डेनमार्क गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क में हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक MOU साइन हुआ था। उसके लिहाज से आप क्या देखते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो? मैंने कहा कि हमने शुरुआती दौर पर कहा कि हम गौ माता का संरक्षण भी करेंगे और संवर्धन भी करेंगे, कि अच्छी नस्ल हम किसान को देंगे ताकि अब भविष्य में जो है वो उसके लिए लाभ का सौदा हो, घाटे का सौदा ना हो। वो भविष्य में गाय जो है वो सड़क पर ना छोड़नी पड़े उसको। क्यों छोड़ता है, हम इस विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस मंच से बहुत बहुत हिमाचल की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि डेनमार्क ऐसा राज्य है जिसकी आर्थिकी जो है वो गौ के ऊपर आधारित है, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है और नई तकनीक हिमाचल प्रदेश के अंदर जब किसानों को मिलेगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उड़ान, मैं ये कहूँगा कि डेयरी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश भरेगा, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। डेयरी इंडस्ट्री में स्कोप है हिमाचल बहुत ज़्यादा स्कोप डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आज मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश जो है वो देश के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक, हमारा जो नंबर है वो 3रे नंबर पर है, लेकिन हम कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि दूर दूर गांव होने के कारण, घर दूर दूर होने के कारण जितना सरल जो है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात है, उतना सरल हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। हम किसान जो है वो दूध उत्पादन कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश का जो किसान है वो प्राकृतिक रूप से, जो हमारे पशु है वो जंगलों में चरते हैं, बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक दूध जो है वो हिमाचल प्रदेश का होगा। आज जितने भी आज गौट्री में है, बहुत बड़ा स्कोप गौट्री में है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जो ट्राइब्स में जो है वो
बकरी पालन होता है, भेड़ पालन होता है, जहाँ भेड़ का जो और बकरी का जो मीट है वो पूरी तरह से विशुद्ध ऑर्गेनिक मीट है। आवश्यकता है कि उसको ब्रांडिंग करने की, उसको ब्रांड करके बेचने की, ये सारी संभावनाएं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इंडस्ट्री को कैसे किसानों से आप जोड़ सकते हैं कि उद्योग और किसान ये आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मुनाफा कमाएं? क्योंकि आज भी सर आप जानते हैं कि मंडियों में अगर किसान जाता है तो भोले भाले किसान होते हैं, बिचौलिए होते हैं, आप जानते हैं कि उनको हक उतना नहीं मिल पाता। हालांकि सरकार कोशिश करती है, तो बिचौलिए ना बीच में आए और किसान को सीधा सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। अगर मंडी में जाए तो उत्पाद जो अपना बेचना चाहते हैं वो सही दाम पर बेचें, तो हम कह सकते हैं कि आय तभी दोगुनी हो पाएगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको विकल्प दिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम बड़े किसान नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 70% जो किसान है उसमें से मात्र जो 90% किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, बड़ा किसान नहीं है। और उसमें से भी कुछ 3% जो है वो मात्र एक बड़ा किसान है, और उसमें से 7% जो है जो किसान है वो सीमांत मतलब मध्य वर्गीय किसान है। बाकी छोटा है, ढाई बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, इससे बड़ा किसान हिमाचल प्रदेश का नहीं है। उसकी बार्गेनिंग पावर निश्चित रूप से कम है। लेकिन माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इस सर्व हिमाचल प्रदेश का हमारा कृषि विभाग जो है वो काम कर रहा है। हम उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम एफईओ बना करके उसको, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेषकर 1 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है कि उसमें किसान प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, हम प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडिशंस की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कृषि और उसके अलाइड सेक्टर। शुभकामनाएं सर आपको बहुत बहुत। लेकिन अब इस इंटरव्यू के अंतिम दौर में हम हैं, तो कुछ 2 सवाल होंगे मेरे, पॉलिटिकल सवाल हैं ये, क्योंकि विकास का मंच है, लेकिन पॉलिटिकल विकास पार्टी का भी होना चाहिए आपकी, हम तो चाहते हैं, और दूसरी पार्टी भी जोर लगा रही है, उनको भी शुभकामनाएं हम तो इस मंच से देना चाहते हैं। लेकिन हम तो इच्छा ये है कि हिमाचल प्रदेश का विकास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन फिर भी 4 साल क्या बेमिसाल रहे हैं आपके लिए? सरकारें रिपीट आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में नहीं होती हैं आमतौर पर, और आप कह रहे हैं कि हम रिपीट कर कर दिखाएं, मिशन रिपीट होगा। इसमें एक और एड ऑन, एक सवाल और, कि आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है चुनावी मैदान में और सीधे सीधे कह रही कि टक्कर तो हमारी बीजेपी से है, और बीजेपी को हम मात देकर दिखाएंगे इस चुनावी साल में, अंत में जब चुनाव हो जाएंगे। वे कमल जी आज युवा हो जाएगा जिसमें पार्टी का संगठन का कोई आधार प्रदेश के अंदर नहीं है। अभी तक वो अपना प्रेसिडेंट नहीं दे पाए, स्टेट प्रेसिडेंट। जो कोई, अगर आप देखेंगे ये सिर्फ खबरों में ही है, धरातल पर जो है वो कहीं कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमेशा थर्ड फ्रंट की बहुत बड़ी कोशिशें यहाँ पर हुई हैं। स्वर्गीय सुखराम जी ने भी की, यहाँ पर महेश्वर जी ने भी की थर्ड फ्रंट किसी न किसी रूप से, चाहे राजेंद्र सुशांत जी रहे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। कभी थर्ड फ्रंट जो है वो यहाँ पर नहीं आया। अगर कहीं एक आधी सीट, 1-2 सीटें अगर जीत भी ली तो उसका कोई महत्व नहीं रहा, अगली बार वो समाप्त हो गया। ऐसे ही मैं ये कहूँगा कि जो हिमाचल है, हिमाचल का 100% लोग जो है वो साक्षर है। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पहाड़ जो है वो झाड़ू के लिए आसान नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट वो नहीं बता पा रहे हिमाचल प्रदेश में कौन आम आदमी पार्टी। हाँ। वो कह रहे हैं कि आप तो गिरफ्तार करवा देते हैं, आप तो छापे मरवा देते हैं। अब सत्येंद्र जैन जी के साथ क्या हुआ? चुनाव प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ कराया, अरविंद केजरीवाल कहते हैं। देखिए, ये तो निरंतर कानून की अपनी प्रक्रिया है। जिसने कुछ गोलमाल किया होगा तो उसके तो छापा पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो रही है, जिसके कारण कोई सबूत रहे। बिना सबूत से कोई एजेंसीज काम नहीं करती है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी राजनीति में लोग हैं, लेकिन वही लोग क्यों उसमें जो है वो टारगेट हो गए। मेरा इसमें कोई बड़ा ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट और वो भी आपका कोई यहाँ संभावना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ईश्वर जो हमने काम करके जो बेमिसाल हमारे 4.5 वर्ष रहे,
कोरोना का सबसे बढ़िया प्रबंधन हिमाचल प्रदेश का रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई है और जो हमारी योजनाएं रही, योजनाएं हमने सैचुरेशन तक लेकर के गए हैं, गांव तक लेके गए हैं। गरीब, दलित समाज, शोषित समाज के हर वर्ग को जो है वो हमारी योजनाओं ने छुआ है। और हम इस बार जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम उस रिवाज को बदल देंगे, उस रिवाज को हम बदलेंगे। इस बार जिस तरह से 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, हिमाचल प्रदेश भी उसी राह पर चलेगा। हिमाचल के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं और उसमें भी जिस तरफ यूपी जाता है, यूपी ने बता दिया है कि 2024 में मोदी जी की सरकार फिर से बनने वाली है, तो हिमाचल क्यों दूसरी तरफ जाएगा? हिमाचल भी उस रिवाज को बदलेगा और हिमाचल प्रदेश वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर फिर से सरकार। आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, आम आदमी पार्टी का ही नहीं, ये मान के चलूंगा। मैं कहूंगा कि कांग्रेस में भी बी टीम लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, कांग्रेस की कोई ए टीम नहीं है। अब वीरभद्र जी चले गए। ठीक है, वीरभद्र जी एक मजबूत नेतृत्व प्रदेश को देते थे विपक्ष में, ठीक। लेकिन आज वो नेतृत्व के कारण, आज क्या कारण है कि कांग्रेस को जहाँ एक अध्यक्ष होता था 5 अध्यक्ष बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आज जिस तरह मनरेगा का मस्ट्रॉल होता है उस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बनाई है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ठीक है। कहीं लोग जो है वो छोड़ करके ना चले जाएं, इस करके वो इतना विस्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप इस मंच पर आए, आपने विकास की बातें कही और किसानों का भला हो ये भी आपकी बातों से निकलकर सामने आया और साथ ही पॉलिटिकल तरीके से आपने जवाब अपने विरोधियों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां, ये बेहद ही खास चर्चा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।